गुड मॉर्निंग। तो अभी हमारा जो पारद बंद चैप्टर शुरू है, उसके अंदर हम पारद बंद पढ़ रहे हैं। पारद को कैसे अलग अलग तरीके से यूज करना। मर्क्यूरी, ये जो लिक्विड मेटल है, इस लिक्विड मेटल को यूजेबल कैसे बनाना, है ना। तो आपने आज आज सुबह मैंने जो वीडियोस भेजे ग्रुप में, वो भी शायद आपने देखे होंगे, है ना, कि टच करने में मर्क्यूरी कैसा होता है। मर्क्यूरी को जब फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं तो वैसा कैसा वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो चीजें देखी। और मर्क्यूरी का स्वरूप बदलना है, वहां पे भी मर्क्यूरी का स्वरूप बदल रहा था, उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके जा रहे थे, लेकिन वो नॉन यूजेबल था। वहां पे जो वीडियो बनाया है जिन्होंने, वो भी बोल रहे हैं कि इसका क्या करना है पता नहीं, तो फिर उन्होंने फिर से उसको सॉलिड में से लिक्विड में बदल दिया। तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मर्क्यूरी को यूजेबल फॉर्म में कैसे लाना है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बंध हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो काफी सारे बंध देख चुके, और लास्ट कहाँ तक, कौन से बंध तक पहुंचे थे आप, बताइए। हठ, आरोट, आभास, क्रियाहीन, पिष्टि हो गए थे, है ना। क्षार भी हो गया था, खोट पोट भी हो गया था। खोट बंध, पोट बंध पढ़ लिया हमने, तो आगे कल्क बंध की ओर बढ़ेंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सभी बंध को, है ना, हठ से लेके पोट तक, और फिर कल्क बंध से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है हठ बंध, जहाँ पे अशुद्ध पारद को अगर हम बांध लेते हैं तो वो हठ बंध कहलाएगा, और वो तो मृत्यु कारक है, ऐसा यूज नहीं करेंगे। फिर है आरोट बंध, तो इसमें अशुद्ध पारद नहीं लेकिन शुद्ध पारद, अगर उसको बांध लेंगे तो वो आरोट बंध कहलाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही बार में एक ही फुट दे के बांध लिया है, तो फिर वो जो है धीरे धीरे बीमारियों को दूर करेगा। पारद के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रभाव है, वो सब कुछ उसमें से नहीं मिलेगा। फिर आगे है आभास बंध। तो आभास बंध में क्या है कि पारद को हम किसी धातु के साथ या किसी मूल यानी कि वनस्पतियों के साथ अ, बांध लेते हैं, तो सिर्फ उसका चंचलता दूर हो जाता है, उसका दुर्ग्रहत्व दूर हो जाता है। बस पारद को बांध लिया उतना ही है। तो उसको भस्म भी बना लेते हैं, पुट भी दे देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये बंध बन गया है, लेकिन ये श्रेष्ठ बंध नहीं है। फिर आगे था क्रियाहीन बंध। तो उसमें हमने रस उत्तम पारद, तो जो है बहुत अच्छा सा शुद्ध संस्कारित पारद लिया है, लेकिन उसके साथ मिक्स करने वाली जो धातुएं थी, सोना चांदी जो कुछ भी था, वो हमने अशुद्ध लिया। तो वो जो है बीमारियों को तो ठीक करेगा, लेकिन अगर अपथ्य सेवन किया तो फिर वो बीमारियों को उत्पन्न भी कर देगा। फिर क्रियाहीन के बाद हमने पढ़ा था पिष्टि का बंध, है ना। तो वहां पे जो है पारद की पिष्टि बनाने की बात थी। पिष्टि यानी कि ऐसी पेस्ट जो कि एक बहुत ही गाढ़ी पेस्ट है, तो श्लोक में ही लिखा है गाढ़ तराव मर्दात पिष्टि। तो मर्क्यूरी को मर्दन करके, बहुत ही थोड़े से गंधक के साथ मर्दन करके मक्खन के जैसी पिष्टि बना लेते हैं। और इसमें एक कंडीशन जरूरी होती है, तीव्र आतपे, एकदम जो गरम गरम धूप होती है, उसमें मर्दन कर लेते हैं, तो वो पिष्टि बन जाती है। और पारद का जो ऐसा बंध है, पिष्टि बंध, तो उसका उपयोग दीपन पाचन में होता है। हमने तीव्र आतप में बहुत ही धूप में उसका बंध बनाया है, तो डेफिनेटली वो दीपन पाचन करेगा। फिर आगे एक क्षार बंध हमने पढ़ा, कि जिसमें क्षारीय द्रव्य जो दरिया में से मिलते हैं, शंख, शुक्ति, वराटिका एटसेट्रा, उनके साथ अगर पारद को हमने बंध बना लिया तो वो क्षार बंध कहलाएगा। वो दीपन करेगा, पुष्टिकर है, वो अस्थि धातु और दूसरी धातुओं का भी पोषण करेगा, और वो शूल नाशन, उदर शूल नाशन कहलाएगा क्षार बंध। फिर आगे हमने पढ़ा था खोट बंध। खोट के बारे में काफी कुछ कल समझाया था, कि पारद जो है उसके अंदर कुछ धातुएं मिक्स करके उसको हम खोट ताला देते हैं, यानी कि वो जो है अग्नि पे उड़ नहीं पाता। मर्क्यूरी तो जो है 350 डिग्री पे वायु हो जाता है, लेकिन उसके अंदर हम कुछ तो ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड या सॉलिड, उसका जो कुछ भी फॉर्म है वैसा ही वो रहेगा। अगर उसको हमने सॉलिडिफाई किया है किसी वनस्पति से या किसी और द्रव्य से, तो वो खोट खोट यानी कि, बस खोट शब्द जो है ना, कल मैं शायद बताना भूल गया। खोट जो है उसका एक मीनिंग ऐसा भी होता है कि एक टिकिया हो जाती है, एक टैबलेट हो जाती है, या एक गोली बन जाती है, सोलिडिफाइड, इसका मतलब यही है। तो मर्क्यूरी को हम खोटता ला देते हैं, और वो जो है
अग्निस्थायी हो जाता है। अग्निस्थायी यानी कि धमातः, मतलब कि उसको ऐसा बना देते हैं कि उसको इंटेंस फायर, बहुत ही ज्यादा गर्मी देकर भी, भट्ठी के अंदर फूंक फूंक के बहुत ज्यादा गर्मी देकर भी अगर उसको हमने चेक किया, तो भी वो जो है क्षय नहीं होता, उसके क्वांटिटी में क्षय नहीं होता, वो वैसा का वैसा रहता है। तो वो जो है खोटबंद कहलाएगा, और ये तुरंत ही सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। शीघ्रम, यहाँ पे शनै ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, शीघ्रम। फिर आगे था पोटबंद, जो लास्ट हमने कल ये पढ़ा था, पोटबंद, पोट यानी कि परपटी। हम बहुत सारी परपटी के बारे में आगे सीखने वाले हैं। मैं कुछ नाम लेता हूँ, अगर आपको उत्सुकता है सीखने की तो नाम लिखते जाइए। जैसे कि सबसे पहला, सबसे इजी, रस परपटी, है ना, रस परपटी। तो उसमें सिर्फ पारद और गंधक दो ही होते हैं, दोनों को लेके, मर्क्यूरी और सल्फर, यानी कि पारद और गंधक शुद्ध, दोनों को शुद्ध लेके खरल में डाल के मिक्स कर लेते हैं, तो कज्जली बन जाती है। कज्जली यानी कि मर्क्यूरी लिक्विड सिल्वर शाइनिंग है, और गंधक जो है वो तो येलो कलर का पाउडर है। इन दोनों को मिक्स करने पे काले रंग का पाउडर बन जाता है, और उसमें कुछ भी शाइनिंग नहीं होती, काजल के जैसा। आंखों में जो काजल लगाते हैं, अंजन जो लगाते हैं, उसके जैसा बन जाता है, तो उसे कज्जली बोलते हैं। और फिर उसको लिक्विफाई करते हैं, कज्जली को लिक्विफाई करते हैं, गर्म करते हैं, वो मेल्ट हो जाती है, और बाद में उसको केले के पत्ते के बीच में दबा देते हैं, केले के दो पत्ते लेके घी लगा के बीच में दबा देते हैं, तो लिक्विफाइड कज्जली फिर से सॉलिडिफाई हो जाती है। लेकिन वो जो है केले के पत्ते के बीच में दबाई, तो वो एकदम पतली पतली पपड़ी बन जाएगी। तो पतली पतली पपड़ी यानी कि पापड़ के जैसी बन जाएगी, तो उसको बोलेंगे पोट, पोट, या फिर उसको बोलेंगे परपटी। तो अगर हमने यहाँ पे कज्जली बनाने के लिए सिर्फ पारद और गंधक लिया, तो वो तो रस परपटी बनेगी। लेकिन हमने वहां पे समझ लीजिए पारद, गंधक, साथ में हमने अभ्रक भस्म भी ले ली, तो वो फिर पारद गंधक और अभ्रक के योग से वो अभ्र परपटी, या फिर अब उसी का दूसरा नाम है गगन परपटी, तो ये दूसरी परपटी का नाम हुआ है ना। तो गगन परपटी बन जाएगी, वो अभ्र परपटी या फिर गगन परपटी। अगर हमने वहां पे लोह भस्म ले ली, तो वो लोह परपटी बन जाएगी। अगर पारद गंधक के साथ में हमने लोह के बदले ताम्र भस्म ले ली, तो ताम्र परपटी बन जाएगी। उसी तरह से पारद गंधक के साथ में हमने जो कुछ भी ले लिया, और इसी सेम प्रोसीजर से परपटी बना ली, तो वो परपटी अलग अलग परपटी बन जाएगी, उसी को पोटबंध बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने कल सीखा था। ये सभी हमने एक बार क्विकली इसको रिवाइज किया। और ये जो है प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों से लेकर सभी भी एज ग्रुप में ये यूजफुल है, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे। कल का बंध, यहाँ पे आज एक नया बंध सीखेंगे, कल का बंध। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्वेद आद्यैहि, स्वेद आद्यैहि यानी कि अभी यहाँ पे स्वेद मतलब क्या समझना है हमें, मूत्र पुरुष स्वेद वाला स्वेद तो समझना है क्या? नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। हमें यहाँ पे पारद के संस्कार देखने हैं। तो पारद के संस्कार तो अभी पढ़े नहीं हमने, लेकिन आगे पढ़ेंगे। तो वहां पे जो है ना, उसमें सीक्वेंस होती है, जैसे कि पहला संस्कार स्वेदन, बाद में मर्दन, बाद में मूर्छन, तो इस तरह से जो क्रम में संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे हमें वो अर्थ लेना है, स्वेद आद्यैहि यानी कि स्वेदन एटसेट्रा, स्वेद आद्यैहि यानी कि स्वेदन एटसेट्रा। तो ये क्या है स्वेदन? पारद का स्वेदन, हमारा स्वेदन नहीं, पारद का स्वेदन। तो वो संस्कार है, यानी कि यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छे से संस्कार किया हुआ पारद, पारद के आठ, पारद को पहले शुद्ध किया, बाद में उसके संस्कार किए, तो पारद के आठों संस्कार किया हुआ, ऐसा शुद्ध अष्ट संस्कारित पारद जब हम ले लेते हैं, स्वेदाध्य ही साधित सूत, अष्ट संस्कारित पारद, स्वेदाध्य ही साधित यानी कि अष्ट संस्कारित, सूत यानी कि पारद, उसको लेना है। बाद में क्या करना है उसको, पंकत्वम, पंकत्वम यानी कि कीचड़ के जैसा बना देना है, सम उपागत, तो कीचड़ के जैसा, सम उपागत यानी कि उसको बना देना है। तो वो कैसे बनेगा कीचड़ के जैसा, है ना, रसपंक कैसे बनेगा? तो रसपंक, देखिए ये शब्द आ गया रसपंक, ये हमने पहले भी सीखा है, परिभाषा प्रकरण में भी रसपंक सीखा है ना। कज्जली, रसपंक, रसपिष्टि, ये सब शब्द हमने परिभाषा में सीखे हैं। तो बहुत ही इजी है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब हम पारद और गंधक को लेके मिक्स कर लेते हैं, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक,
मर्क्यूरी और सल्फर, उसको लेके जब हम मिक्स कर लेते हैं तो हमें ख्याल क्या रखना होता है। वहां पे हमने कज्जली का जो श्लोक सीखा था वहां पे ऐसा था ना कि निर्द्रवे ही मर्दितो रसः, उसमें निर्द्रवे ही, उसमें कुछ भी लिक्विड ऐड नहीं करना है। तो कुछ भी लिक्विड ऐड नहीं करेंगे तो वो कज्जली बन जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें कुछ हम लिक्विड ऐड कर देंगे, अगर लिक्विड ऐड कर देंगे जैसे कि पानी या फिर दूध या फिर जो कुछ भी जरूरी है वो लिक्विड अगर उसके अंदर हम ऐड करते हैं तो वो ब्लैक कलर का पाउडर नहीं बनता, लेकिन वो कीचड़ के जैसा बन जाता है। कीचड़, मड लाइक कंसिस्टेंसी, उसी को बोलते हैं पंकत्व। पंक यानी कि कीचड़, तो कीचड़ के जैसा यानी कि मड लाइक बन जाता है वो। और वो मर्क्यूरी में से बना हुआ है तो इसीलिए उसको बोलते हैं रस पंक। ये हमने परिभाषा में सीखा था और इसी को यहाँ पे फिर से एक बार ले रहे हैं, पारद बंध में भी ले रहे हैं। और उसको रसपंक, उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन सा प्रकार का बंध है ये, कल्क बंध। तो इसको कल्क बंध बोलते हैं। तो हम हमें यहाँ कल्क बंध में हमें क्या समझना है कि मर्क्यूरी, सल्फर और उसके साथ कुछ ना कुछ लिक्विड, जैसे कि पानी होगा या दूध होगा या दूसरा कुछ लिक्विड। तो मर्क्यूरी, सल्फर और कुछ लिक्विड, इन इन तीनों को अगर मिला के मर्दन करके अच्छे से कुछ पेस्ट बना लेते हैं, कीचड़ जैसा कुछ बना लेते हैं, तो उसे कल्कबद्ध या फिर कल्कबंध बोलते हैं। कल्कबद्ध सविज्ञेयो, कल्क के जैसा बांध लिया है उसको, तो उसी को कल्कबंध कहते हैं। और ये शरीर में क्या असर करेगा, तो शरीर में क्या असर करेगा उसके लिए बोला है योगोक्त फलदायक। योगोक्त, अभी योग मतलब क्या, यहाँ पे हमें योग मतलब औषधि योग समझना है। हमने वैशेज्य कल्पना में औषधि योग पढ़े थे ना, जैसे कि हमने योगराज गुग्गुलु ऐसा पढ़ा था, हमने त्रिफला गुग्गुलु ऐसा पढ़ा था। तो वो सभी औषधि योग कहलाते हैं। तो वहां पे भी हमने देखा था कि वहां पे कज्जली और दूसरी कुछ चीजें होती है, तो यहाँ पे हम कज्जली नहीं ले रहे हैं लेकिन हम कल्क ले रहे हैं। तो इसका औषधि योग बनाना है। हमने जो रस कल्क बना लिया उसका हमें औषधि योग बनाना है। और वो जो औषधि योग है उसके अंदर हम रसपंक, रसपंक ले लेंगे और उसके साथ साथ में कुछ और औषधियां ले लेंगे, रसपंक और कुछ और औषधियां लेके उसका औषधि योग बना लेंगे। तो औषध, ऐसे बहुत सारे औषधि योग जो है वो लिखे हुए होते हैं हमारे रस ग्रंथों में। और साथ ही साथ में लिखा हुआ होता है कि ये औषधि योग अगर हम कंज्यूम करते हैं दवाई के तौर पे, अगर इस औषधि योग को हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे ऐसी बीमारियां ठीक हो जाएगी, हमारे शरीर में ये फल हमें मिलेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि योगोक्त, इस योग के अंदर ग्रंथ में जो भी फल लिखा होगा वो फल अवश्य मिलेगा। यानी कि समझ लीजिए एक औषधि योग हमें लिखा है, योग महायोग राजगोकुल ऐसा है ना। तो अगर वैसे तो उसमें ये रसपंक नहीं है, लेकिन अगर उसमें रसपंक हो और दूसरी औषधि हो और उसमें लिखा हो कि उससे आम वात ठीक हो जाता है या उससे जीर्ण आम वात ठीक हो जाता है या वो बीमारी ठीक हो जाती है, ये बीमारी जो कुछ भी लिखा है योग उक्त, उस औषधि योग में जो भी लिखा है वो फल मिलता है इससे। किससे, रसपंक से या फिर पारद के कल्कबंध से। तो पारद का जो कल्कबंध है वो योगोक्त फलदायक है। औषधि योग में जो भी फल मिलेगा ऐसा लिखा है वो उसमें अवश्य में वो मिलता है। तो ये एक काफी अच्छा बंध है। और आगे देखेंगे कल्क बंध, ये तो कल्क बंध हमने सीखा। अभी उससे आगे और कुछ बेहतर बंध हम सीखेंगे। तो आगे है कज्जली बंध, है ना। तो उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से पारद लेना है, गंधक लेना है, मिक्स करना है। लेकिन यहाँ पे क्या ख्याल रखना है, लिक्विड ऐड नहीं करना है। पहले तो हमने कल्क में क्या देखा कि पारद गंधक के साथ कुछ ना कुछ लिक्विड भी ऐड कर देते हैं तो वो कीचड़ जैसा बन जाता है। अभी यहाँ पे इस श्लोक में नहीं लिखा, लेकिन कज्जली के दूसरे श्लोक में हमने जो पहले पढ़ा था उस श्लोक में लिखा है कि निर्द्रवे ही मर्दितो। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या लिखा है वो यहाँ पे देखते हैं। कज्जली रसगंधोत्था, तो कज्जली जो है वो रस और गंध इन दोनों में से बनती है। कज्जली किस में से बनती है, एक है रस और एक है गंध। रस यानी कि पारद या फिर मर्क्यूरी, गंध यानी कि गंधक या फिर सल्फर। तो शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक या मर्क्यूरी और सल्फर, इन दोनों में से बनती है कज्जली। और यहाँ पे देखिए इसके लक्षण दिखे हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या लिखे हैं कि कज्जली कैसी होगी।
ये क्वेश्चन बहुत बार वाइवा में आता है, चाहे कज्जली बंध के बारे में ना हो, लेकिन वाइवा में पूछते हैं कि कज्जली कैसी होती है ना, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सुश्लक्षणा। सुश्लक्षणा, अभी श्लक्षण मतलब क्या, ये तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, या फिर यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि वेरी फाइन। वेरी फाइन वो अत्यंत सूक्ष्म होती है, उसके कण जो है वो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, कोई बड़े बड़े खुरदरे कण नहीं होते। सुश्लक्षणा कज्जलोपमा, तो ये कज्जल या फिर काजल के जैसी होती है। हम आंखों में काजल लगाते हैं, लड़कियों को तो खास पता रहेगा, बॉयज ने भी देखा होगा काजल। तो आंखों में जो काजल लगाते हैं वो कितना फाइन, वेरी फाइन होता है। उसको आंख के अंदर के भाग में है ना, हमारी जो आईलिड है, उस आईलिड के अंदर के भाग में उसको लगाते हैं। तो आईलिड के अंदर के भाग में लगाने पे वो आई की सरफेस को डायरेक्टली टच करता है, फिर भी इरिटेशन नहीं होता। तो ऐसा अच्छा वाला इतना सूक्ष्म वेरी फाइन पाउडर बन जाता है वो, अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण या वेरी फाइन पाउडर बन जाता है, बिल्कुल काजल के जैसा। अभी यहाँ पे कुछ और भी उपमा दे सकते थे ना, काजल की उपमा क्यों दी? वो इसलिए क्योंकि वो काले रंग का होता है। अगर सफेद रंग का होता तो हम वहां पे कुछ टेल्कम पाउडर जैसी उपमा दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पे मर्क्यूरी और सल्फर को जब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो वो काले रंग का वेरी फाइन पाउडर बनता है। इसलिए उपमा दी है काजल की उपमा की, सुश्लक्षणा कज्जलोपमा। फिर आगे का शब्द जो है उसका संधि विच्छेद अच्छे से करके समझिएगा। ततद योगेन, वो क्या है? तत् तत् योगेन, तत् तत् योगेन। तो उसका भी उपयोग बिल्कुल आगे हमने कल्कबंध में सीखा वैसे ही, तत् तत् योगेन संयुक्ता। तो उसको भी अलग अलग औषधि योग में संयुक्त करके यूज करना है। मतलब क्या है, डायरेक्टली कज्जली को यूज नहीं करना है कि चलो मैंने शुद्ध पारद ले लिया, शुद्ध गंधक ले लिया, मिक्स करके कज्जली बना ली, और उस फाइन पाउडर जो है उसको डायरेक्टली मैं दवाई का तौर पे ले रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। उसका उपयोग ऐसे नहीं किया जाता। उसका उपयोग कैसे किया जाता है? औषधि योग बना के, यानी कि तत् तत् योगेन संयुक्ता। उसको जो है हमें अलग अलग योग बनाने हैं, औषधि योग बनाने हैं। पहले कज्जली बनाएंगे, उस कज्जली के साथ कुछ और औषधियां मिलाएंगे, वनस्पति की औषधियां मिलाएंगे, और उसका औषधि योग बनाएंगे, बाद में उसको यूज करेंगे। तो वो ट्रीटमेंट में यूज करना है अगर कज्जली बंद को, तो अकेला कज्जली को यूज नहीं करना, औषधि योग के अंदर, यानी कि अलग अलग औषधि योग बना के फिर उसको यूज करना है, तो ये अच्छे से बीमारियों को ठीक करता है। तो उसी को बोलते हैं खरलीय रसायन। हम आगे के चैप्टर में 4 प्रकार के रसायन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें से ये सबसे पहला है, कज्जली का उपयोग करके बनाई हुई दवाइयाँ, उसी को बोलते हैं खरलीय रसायन। खरलीय यानी कि खरल में बनाई हुई। हिंदी शब्द है खरलीय, संस्कृत शब्द है खलवीय। खरलीय या फिर खलवीय, तो उसको खलवीय रसायन या खरलीय रसायन भी बोलते हैं। किसको? कज्जली और उसके साथ कुछ वनस्पति जन्य औषधियां मिला दी और दवाई बनाई, तो उसको बोलते हैं खलवीय रसायन। और मर्क्यूरी और सल्फर को मिक्स कर दिया तो उसको बोलते हैं कज्जली या फिर कज्जली बंध। तो आज हमने ये दो देखे, कल्कबंध और कज्जली बंध। आप इन दोनों को साथ साथ में याद रखिए, इजीली याद रह जाएगा। अगर आपको इसे याद रखना है तो कल्कबंध कज्जली बंध दोनों को साथ साथ में याद रखिए कि मर्क्यूरी और सल्फर को खरल में लेके मिक्स करना है, बस उतना ही। लेकिन अगर विथ लिक्विड है तो वो कल्क बन जाएगा, विदाउट लिक्विड है तो वो कज्जली बन जाएगी। विथ लिक्विड वो कीचड़ का जैसा, विदाउट लिक्विड वो पाउडर, वेरी फाइन सॉफ्ट स्मूथ पाउडर बन जाएगा, वो काले रंग का पाउडर बन जाएगा। तो ये है कल्कबंध कज्जली बंध। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, सजीव निर्जीव, सब निर्बीज सबीज, इस तरह से कुछ आएंगे आगे। हम श्लोक में फिर से एक बार देख लेते हैं। हम अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, आपको कर्सर दिख रहा होगा। तो हठ आरोट देखा हमने, आभास क्रियाहीन पिष्टि देखा, क्षार देखा, खोट पोट यहाँ तक कल देखा था। आज हमने देखे कल्कबंध, यहाँ पे कर्सर जो दिख रहा है कल्कबंध और कज्जली बंध। तो कल्क कज्जली दोनों देख लिए। अभी आगे 4 बंध हमें देखने हैं, दो दो के जोड़े में। कल्क कज्जली का आपने एक जोड़ा बना लिया है ना। फिर आगे है सजीव निर्जीव। तो इन दोनों को साथ साथ में समझना है, जैसे कल्क और कज्जली को हमने साथ साथ में समझा, तो उसी तरह से सजीव निर्जीव इन दोनों बंध को साथ में समझेंगे। बाद में निर्बीज सबीज इन दोनों पर बंध को भी साथ में समझेंगे। तो आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा कि सजीव निर्जीव मतलब क्या, निर्बीज सबीज मतलब क्या।
अभी इसमें जो सजीव निर्जीव है ना, ये तो मैं समझता हूँ कि आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में परिभाषा प्रकरण में। आपने भस्म या भस्मीकरण या मारण, ये शब्द पढ़ा था ना आपने, मारण। मारण या भस्मीकरण है ना, भस्म परीक्षाएं, बहुत सारी भस्म परीक्षा भी आपने परिभाषा प्रकरण में सीखी है। अगर वो आपको याद है थोड़ा बहुत, पूरा पूरा नहीं, थोड़ा बहुत भी याद है, तो आपको ये सजीव निर्जीव बंध आसानी से समझ में आ जाएंगे। और ये निर्बीज सबीज जो है, वो थोड़ा समझने में आपके लिए नया है, तो उसको भी हम आज अच्छे से समझ लेंगे। और हाँ, इसमें जो है ना, आप क्रम अच्छे से याद रखिए। इसी तरह से इसको क्रम याद रखना है, सजीव निर्जीव, बाद में निर्जीव निर्बीज सबीज, है ना। तो क्रम जो है इसी तरह से याद रखिए। क्यों ऐसा क्रम है वो भी आगे बताता हूँ, कि सजीव निर्जीव, बाद में निर्बीज सबीज। तो अभी जाते हैं उसके अंदर। सजीव बंध है ना, तो मैं आपको डायरेक्टली हिंट देता हूँ या तुरंत ही बता देता हूँ कि सजीव और निर्जीव, पारद जो है वो सजीव है, पारद जो है वो निर्जीव है ना। तो सजीव यानी कि जिंदा, निर्जीव यानी कि मरा हुआ, मरा हुआ यानी कि मारण किया हुआ। तो हमने भस्मीकरण यानी कि मारण, है ना, हमने परिभाषा में सीखा था। भस्मीकरण यानी कि मारण, हम उसको मार देते हैं, मार देते हैं मतलब वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता, उसी का मतलब उसको मार देते हैं। तो अगर सही सही तरीके से भस्म बनी है तो वो निर्जीव कहलाएगा, अगर सही तरीके से भस्म नहीं बनी तो वो सजीव कहलाएगा, है ना। तो बस इतनी सी बात है। अभी श्लोक के अर्थ में हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें है भस्मीकृतो। बस अभी यहाँ पे पारद शब्द वहां पीछे लिखा है, लेकिन हमें यहीं से आगे से ही समझना है। भस्मीकृतो, पहला शब्द है भस्मीकृतो, यानी कि भस्मीकरण किया हुआ पारद। मर्क्यूरी को लेना है, उसका भस्मीकरण कर लेना है। मर्क्यूरी की भस्म कैसे बनाते हैं वगैरह चीजें हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी इतना समझना है कि मर्क्यूरी लेना है और उसकी भस्म बना देनी है। तो उसके साथ कुछ वनस्पतियों का रस मिला के, गंधक मिला के, फिर उसको पुट में रख के, पुट दे दे के उसकी भस्म बना लेते हैं। तो भस्मीकृतो, पारद की भस्म बना लेनी है। फिर आगे क्या लिखा है, गच्छति वहनी योगात, गच्छति वहनी योगात। तो वहनी योगात यानी कि, वहनी यानी कि अग्नि, वहनी योगात, अग्नि के युग में, अग्नि के संयोग में जब उसको लेके आते हैं, अग्नि के साथ किसको लेके आते हैं, भस्मीकृतो यानी कि भस्मीकरण की हुई पारद को, यानी कि पारद भस्म को, पारद भस्म को वहनी योगाद अग्नि के साथ में जब लेके आते हैं, अग्नि के अंदर जब उस पारद भस्म को रखते हैं, यहाँ पे देखिए आप खास ख्याल रखिए, आगे के बंध में हम पारद को रख रहे थे, अभी पारद भस्म को रख रहे हैं। तो पारद भस्म को जब अग्नि में रखते हैं तो क्या होता है, गच्छति, गच्छति वो चली जाती है, वो उड़ जाती है, मतलब कि उसके क्वांटिटी में क्षय हो जाता है, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। भस्मीकृतो, भस्मीकरण किया हुआ पारद, गच्छति वह नियोगात, अग्नि में रखने पे वो गच्छति, वो चला जाता है। रसः सजीवः, ऐसा पारद सजीव कहलाएगा। खलु प्रदिष्ट, खलु यानी कि खरेखर, वो सचमुच में, खरे खलु यानी कि सचमुच में, प्रदिष्ट ऐसा दिखता है। तो जब हम पारद की भस्म बना लेते हैं, मैंने पारद लिया, कुछ वनस्पति के रस उसके अंदर मिक्स किए, गंधक मिक्स किया उसके अंदर, फूट दिया शराब संपुट में या मूषा में रख के उसको फूट दे दिया, भस्म बना ली। भस्म बनाने के बाद भी, भस्म बनाने के बाद भी क्या होता है उसमें, जब हम पारद की भस्म बनाते हैं ना, तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पारद की जब हम भस्म बनाते हैं, तो हमने समझ लीजिए मैंने 100 ग्राम मर्क्यूरी लिया है और उसकी भस्म बनाई है। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि उस 100 के 100 ग्राम की कंप्लीटली भस्म नहीं बन जाती, 100 के 100 ग्राम की कंप्लीटली पारद भस्म बनती नहीं है। उसमें होता यह है कि बहुत सारी तो अच्छे से पारद भस्म बन जाती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फ्री मर्क्यूरी रह जाता है। फ्री मर्क्यूरी यानी कि मर्क्यूरी जो है वो भस्मीकृत नहीं हुआ है। तो ऐसा ऐसा जो मर्क्यूरी रह जाता है पारद भस्म के अंदर, अगर कुछ ऐसा मर्क्यूरी, फ्री मर्क्यूरी रह जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि वो पारद को हमने बांधा तो सही, भस्म तो बनाई, उसके पारद को बांधा, लेकिन वो सजीव है, अभी भी वो सजीव है, वो अभी तक मरा नहीं है, मृत नहीं हुआ है। मृत नहीं हुआ यानी कि भस्म नहीं बनी पूरी पूरी, उसी को बोलते हैं सजीव बंध। तो अगर हम ऐसी को, ऐसी भस्म को,
ऐसे बंध को यूज करेंगे अगर हम, समसेवितो असो, अगर ऐसे पारद को हम कंज्यूम करेंगे, न करोति भस्म कार्यम जवाद रोग विनाशनम च, तो ये अपनी थेरेपेटिक इफिकेसी अच्छे से नहीं दिखाता। क्योंकि मर्क्यूरी की वो पूरी पूरी भस्म नहीं बनी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्री मर्क्यूरी पार्टिकल्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मर्क्यूरी ऐसा है जो पूरी तरह से मरा नहीं, पूरी तरह से उसकी भस्म बनी नहीं। अगर समसेवित तो असो, अगर ऐसे को हम कंज्यूम कर लेंगे, तो ये ऐसा मर्क्यूरी क्या करेगा, वो अपना भस्म का जो कार्य है वो नहीं करेगा। यानी कि पारद भस्म बनने के बाद कुछ सर्टेन डेफिनिट कार्य उसको करना चाहिए, वो हमारे शरीर में नहीं करेगा। अगर हम उसकी भस्म परीक्षा करेंगे, वो भस्म परीक्षा भी पास नहीं करेगा। और जवात रोग विनाशनम न करोति, यानी कि वो फास्टली, वो बीमारियों को ठीक करेगा, लेकिन वो बीमारियों को फास्टली ठीक नहीं करेगा। तो अगर हमने अच्छे से रस औषधि बनाई है, तो पहले ही सीखा है ना हमने, रस शास्त्र के पूरे रस शास्त्र के पहले पहले क्लास में सीखा है कि ये तो शीघ्र आरोग्य दायित्वात् है, ये तो तुरंत ही बीमारियों को ठीक करने वाला होना चाहिए। तो ये पारद भस्म, ये सजीव बंध अगर ऐसा है, तो ये बीमारियों को तुरंत ही ठीक नहीं करेगा, अपनी कंप्लीट थेरापेटिक एफिकेसी नहीं दिखाएगा। पारद की कंप्लीट थेरापेटिक एफिकेसी नहीं मिलती, बहुत कम थेरापेटिक एफिकेसी मिलती है। थेरेपी में जब इसको यूज करते हैं तो इसकी इफेक्ट कम मिलती है, अच्छी इफेक्ट नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि इससे बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन इससे हमें जैसी चाहिए वैसी इफेक्ट नहीं मिलती। तो ये सजीव बंध के बारे में था। अभी आगे 75 नंबर श्लोक के बाद आगे 76 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, निर्जीव बंध। तो निर्जीव अच्छी तरीके से पारद की भस्म बनानी है, तो क्या करना चाहिए वो यहाँ पे सिखा रहे हैं हमें। रसरत्न समुच्चय के लेखक जो है, वो हमें क्या सिखा रहे हैं, निर्जीव बंध कैसे बनाना, पारद की अच्छी अच्छी तरीके से भस्म कैसे बनानी, कि पूरा पूरा पारद भस्म हो जाए, पारद भस्म अच्छे से बन जाए, उसमें कुछ फ्री मर्क्यूरी पार्टिकल्स बाकी न रहे। तो यहाँ पे लिखते हैं जीर्ण अभ्रको, जीर्ण अभ्रको, पारद के अंदर अभ्रक को जीर्ण करना है। अभी ये क्या है फिर से एक बार समझ लेते हैं। जीर्ण अभ्रक को, पारद के अंदर अभ्रक को जीर्ण करना है। फिर से जाते हैं परिभाषा प्रकरण में, हमने वहां पे कुछ सीखा था, चारण झारण है ना, ऐसा कुछ सीखा था। चारण यानी कि उसको चराना है ना, उसको खिलाना है। हम जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं, छोटा बच्चा खुद से नहीं खाता, हम उसको खिलाते हैं। या गाय को भी हम चराते हैं। अगर हम छोटे बच्चे, पारद को हम छोटे बच्चे के जैसे समझे, पारद को हम किसी पशु यानी कि गाय के जैसे समझे, ऐसा उदाहरण लेके समझते हैं, तो उसको खिलाना पड़ता है। तो वो चरता है, चरता है यानी कि वो खाता है अभ्रक को। किसे, अभी हम यहाँ पे बात हो रही है अभ्रक की। तो वो जीर्ण अभ्रक को वो खाता है, पहले तो उसको अभ्रक को खिलाते हैं, हम पारद को अभ्रक खिलाते हैं। पारद जो है अभ्रक को खा जाता है, यानी कि चारण चर लेता है, उसको खा लेता है, खा लेता है। उसके बाद चारण के बाद क्या होता है, जारण, जारण यानी कि वो उसको पचा लेता है अपने शरीर में। पारद जो है अपने शरीर में, पारद अपने अंदर उसको जीर्ण कर लेता है, अजीर्ण नहीं होता, वहां पे जीर्ण कर लेता है, यानी कि वो उसको पचा लेता है। पारद जो है अभ्रक को अपने अंदर पचा लेता है। तो ये कंडीशन क्या हुई, जीर्ण अभ्रको, पारद के अंदर अभ्रक को हमने जीर्ण कर लिया है। वाह, वाह यानी कि अथवा, तो पारद के अंदर अभ्रक को जीर्ण कर लेना है। या फिर अगर अभ्रक को जीर्ण नहीं किया तो क्या करेंगे, परिजीर्ण गंधो, परिजीर्ण, अभी यहाँ पे परिजीर्ण से ना आप कंप्लीट जारण ऐसा समझिए। मैंने वहां पे, मुझे मैं शायद अंडरलाइन करता या कलर देता इस शब्द को, तो आपको और अच्छे से समझ में आता कि व्हेन भस्मीकरण ऑफ पारद इज डन विथ चारण एंड झारण ऑफ अभ्रक, पारद को हमने अभ्रक चारण करवाया यानी कि खिलाया, बाद में पारद ने उस अभ्रक को झारण कर लिया यानी कि उसको पचा लिया, पारद के अंदर वो अभ्रक जीर्ण हो गया। ये तो हो गया एक। अभी दूसरा, या फिर क्या कर सकते हैं, पारद के अंदर गंधक को भी मिला सकते हैं। गंधक को मिलाना है और उसको उसका भी झारण करना है, लेकिन कैसा, कंप्लीट झारण, परिजीर्ण। ये इसमें बहुत मेहनत का काम है, इसके अंदर बहुत बार पारद को गंधक, पारद और गंधक को साथ में मिला के जलाना पड़ता है, तब जाके वो पूरा सेचुरेट हो जाता है, पारद जो है गंधक से सेचुरेट हो जाता है। तो परिजीर्ण गंधो, बहुत बहुत ज्यादा गंधक लेके उसको जीर्ण कर देते हैं उसके अंदर।
भस्मीकृत, बाद में उसकी भस्म बना लेते हैं, यानी कि अभ्रक के साथ मिला के या तो बहुत सारी गंधक के साथ मिला के। फिर जब जा इस तरह से जब उसकी भस्म बनाते हैं, तो ये जो है ये निर्जीव बंध कहलाता है। यानी कि वहां पे जो पारद की जो भस्म बनती है, वो कैसी बनती है? वो सही तरीके से बनती है। वो सजीव नहीं रहती, उसमें कुछ भी फ्री मर्क्यूरी पार्टिकल्स नहीं रहते। और उसके लिए कुछ अच्छे शब्द में उसके क्या बोलते हैं, इसकी प्रेज भी किया हुआ है, उसकी तारीफ भी की हुई है कि जीर्ण अभ्रको वा परिजीर्ण गंधो भस्मीकृतः च अखिल लौह मोहली, अखिल लोह मौली। तो ये शब्द का मतलब क्या होता है? अखिल लोह मौली है ना। अखिल लोह मौली यानी कि इट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट अमोंग ऑल द मेटल्स। तो यहाँ पे ये जो है सभी धातुएं, सभी लोह जो है, सभी लोह मतलब कौन से लोह? मतलब मेटल्स, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नाग, वंग, यशद, ये सभी तरह के जो लोह है, मर्क्यूरी भी तो उसमें से एक है, मर्क्यूरी भी तो मेटल है। तो सभी मेटल में इसको श्रेष्ठ माना जाएगा। वैसे हम रस पारद को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं ना, लेकिन ऐसा सिर्फ पारद को या फ्री मर्क्यूरी को नहीं, पारद की भस्म को, यानी कि निर्जीव बंध बनाया हुआ पारद, उसको अखिल लौह मौली कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेटल अमोंग ऑल मेटल्स। और ये जो है इसकी भस्म परीक्षा भी सब पास होती है। इसको जब अग्नि पे लेके जाते हैं तो इसमें कुछ क्वांटिटी लॉस भी नहीं होता। निर्जीव नामा, इसी को निर्जीव बंध या निर्जीव नाम से जानते हैं। निर्जीव नामा ही भस्म सूतो, भस्म सूतो यानी कि पारद की भस्म। निशेष, निशेष यानी कि अग्नि पे लेके जाने पे कुछ भी शेष नहीं होता, कुछ भी कम नहीं होता। रोगान विनिहंती, निशेष, आगे क्या है? रोगान, रोगान विनिहंती, सद्य, सद्य यानी कि तुरंत, क्विकली। तो इट क्योर्स ऑल द डिसीजेस क्विकली। अभी फर्क समझिए, सजीव बंध डज नॉट क्योर डिसीजेस फास्टली, ये तुरंत ही बीमारियों को ठीक नहीं करता। निर्जीव बंध अच्छी अच्छी तरीके से भस्म बनाई हुई है, कुछ भी फ्री मर्क्यूरी पार्टिकल्स नहीं है उसके अंदर, तो ये जो है बीमारियों को तुरंत ही अच्छी तरीके से सभी बीमारियों को ठीक कर देती है। तो सजीव बंध और निर्जीव बंध के बारे में ये आपने समझा आज, कि कब पारद को सजीव बंध बोलते हैं, कब पारद को निर्जीव बंध बोलते हैं। तो इस क्रम में लेते हैं कि सजीव तो ऐसा हम यूज नहीं करेंगे, निर्जीव हाँ ऐसा यूज करेंगे। फिर आगे, आगे जो है निर्बीज और सबीज है ना। तो यहाँ पे फिर से एक बार क्रम अनुसार देख लेते हैं। सजीव निर्जीव, नॉट नॉट टू बी यूज्ड, टू बी यूज्ड है ना। सजीव निर्जीव, नॉट टू बी यूज्ड और टू बी यूज्ड। फिर आगे है निर्बीज, निर्बीज, ये हाँ इसको भी इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सबीज ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। निर्बीज हाँ इसको भी यूज तो करेंगे, लेकिन इसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा अच्छा है सबीज। तो दोनों को भी सीख लेते हैं, निर्बीज और सबीज को। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा समझना जरूरी होगा कि बीज मतलब क्या। तो एक काम करते हैं, आज हम थोड़ा सा सीखते हैं कि बीज मतलब क्या, और निर्बीज सबीज शायद समय मिला तो आज सीखेंगे, वरना कल सीखेंगे। तो यहाँ पे है निर्बीज, सबसे पहले निर्बीज और बाद में सबीज। वैसे बहुत इजी है ये, अगर आप समझ लेंगे अच्छे से। अभी ये बात कब की है? ये निर्बीज सबीज ये बात जो है ना, ये पारद के 8 संस्कार के बाद की बात है। तो पारद के 8 संस्कार या फिर 18 संस्कार ऐसे हम हमेशा बोलते हैं। तो उसमें पारद के 8 संस्कार हो जाए उसके बाद की बात है ये। पारद के 8 संस्कार हो गए हैं, उसके बाद उसके अंदर बीज डालना होता है। जब अष्ट संस्कारित पारद हमारे पास होता है, शुद्ध पहले अशुद्ध है उसको शुद्ध कर लिया, बाद में 8 संस्कार कर लिए, फिर क्या प्रोसीजर आती है कि उसके अंदर बीज डालना है। बीज डालना है यानी कि हम कहीं पे भी बीज बोते हैं तो क्या होता है? वो उगता है ना। हम जमीन में भी बीज बोते हैं, हमने गेहूं का बीज बो दिया है, तो क्या होता है? वो उगता है, उगता है यानी कि वो फलता है, फूलता है और आगे बड़ा पौधा बन के उसमें भी फिर से और बहुत सारे बीज आ जाते हैं। अपने जैसा ही दूसरा अनेक बीज वो उत्पन्न कर लेता है। तो यही यहाँ पे ये लोहवाद की बात है ना, ये सोना चांदी वगैरह बनाने की बात है। तो वहां पे जो है
उसी तरह से कि उत्तम धातु बना लेता है। हमें उसके अंदर उत्तम धातु डालनी है, और वो फिर हमें फल देगा, बहुत सारी उत्तम धातु बना के देगा। तो यहाँ पे पहला है निर्बीज। उसके अंदर भी बीज तो डालते ही है, लेकिन थोड़ा सा बीज डालते हैं। और जो सबीज है उसमें बहुत सारा बीज डालते हैं। तो क्या क्या है देख लेते हैं, बीज क्या क्या है। तो 1 पार्ट पारद, अभी एक भाग पारद जो है ना। यहाँ पे हमें समझना है कि अष्ट संस्कारित पारद, अष्ट संस्कारित पारद एक भाग, अष्ट संस्कारित पारद, और उसके साथ एक चौथाई भाग सुवर्ण। अभी यहाँ पे सुवर्ण जो है ना वो बीज होता है। सोना बीज होता है, चांदी बीज होता है, सुवर्ण चांदी, सुवर्ण और रजत ये दोनों एक साथ में बीज कहलाते हैं। तो ये सुवर्ण और रजत इन दोनों को जब साथ में लेके फिर मर्क्यूरी के अंदर डालते हैं तो वो बीज कहलाते हैं। क्योंकि हमें बनाना क्या है आगे जाके, लोहवाद बोलेंगे या देहवाद बोलेंगे, हमें बनाना क्या है आगे जाके, हमें बनानी है उत्तम धातुएं। चाहे वो फिजिकल हो, जैसे कि नागवंग में से स्वर्ण चांदी बना देना है, या फिर हमारे शरीर के अंदर हो, जैसे कि हमारे शरीर की रस रक्त मांस में धातु एक क्षीण हो गई है, तो उनको उत्तम बना देना है। उत्तम रस, उत्तम रक्त, उत्तम मांस, उत्तम मेद बना देना है ना। तो उसके लिए हम उसके अंदर उत्तम धातु डालते हैं। तो स्वर्ण और चांदी जैसी उत्तम धातु ये बीज के तौर पे डालते हैं। तो कितना यहाँ पे क्वांटिटी लिया है, एक भाग पारद, अष्ट संस्कारित पारद, और उसका एक चौथाई स्वर्ण बीज, उसको खिला देना है। अष्ट संस्कारित पारद को स्वर्ण बीज खिला देना है फॉर चारण। पहले खिला देना है, बाद में उसको पचा देना है। तो पारद के अंदर, अष्ट संस्कारित पारद के अंदर समझ लीजिए 100 ग्राम अष्ट संस्कारित पारद है, तो 25 ग्राम सोना, 25 ग्राम गोल्ड पारद को खिलाएंगे, बाद में उसको पचाएंगे। तो वो करेंगे। फिर क्या करना है, फिर करना ऐसा है कि वो गोल्ड और मर्क्यूरी का एमलगम बन गया ना, उसके अंदर मर्क्यूरी है, गोल्ड है, मिक्स कर दिया तो मिश्र धातु बन गया, एमलगम बन गया। अभी उसके अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गंधक ऐड करते जाना है, और उसकी पिष्टी बना लेनी है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गंधक ऐड करते जाएंगे तो उसकी पिष्टी यानी कि उसकी पेस्ट बन जाएगी। तो हमें फिर उसमें से कज्जली नहीं बनानी, सिर्फ पेस्ट बनानी है। पिष्टी कृतो यानी कि पादांश, अभी हाँ ये श्लोक में भी देखना है हमें। रसस्तु, रसह तु, रसस्तु यानी कि रसह तु, रस यानी कि पारद, उसको क्या करना है, पादांश स्वर्ण जीर्ण। पादांश, पाद कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। 2 अग्र उपांग, 2 पश्व उपांग, या 2 हाथ 2 पैर। तो पादांश यानी कि एक चौथाई, पादांश यानी कि एक चौथाई सुवर्ण जीर्ण, सोना खिला के सोने को पचा लेना है पारद के अंदर। फिर आगे पिष्टी कृतो, पिष्टी बना लेनी है। किससे पिष्टी बनानी है, गंध योगतः, तो गंधक के योग से उसकी पिष्टी बना लेनी है। तो ऐसा ऐसा मर्क्यूरी अष्ट संस्कारित, एक चौथाई सुवर्ण खिला के, पचा के, गंधक मिला के, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गंधक मिलाते जाते हैं, और उसकी पिष्टी बना लेते हैं, उसकी पेस्ट बना लेते हैं। फिर जब उसकी पेस्ट बन गई तो उसका कुछ वजन होगा ना, जैसे कि उसमें 100 ग्राम मर्क्यूरी है, 25 ग्राम गोल्ड है, उस गोल्ड को हमने जीर्ण कर दिया तो गोल्ड का वजन नहीं रहेगा। बाद में कुछ कुछ गंधक ऐड किया है, समझ लीजिए कि हमने वहां पे 40 ग्राम या 120 ग्राम या जो कुछ भी गंधक ऐड किया है, तो बाद में पिष्टी का जितना भी वजन होता है, तुल्यांश गंधे ही, उतना पिष्टी के वजन के समान मात्रा में और गंधक ऐड करना है। समझ लीजिए कि वहां पे 225 ग्राम वजन होता है पिष्टी का, तो तुल्यांश और 225 ग्राम गंधक डालना है, और पुटितः क्रमेण, बाद में उसको पुट देने हैं। तो 1 पुट 2 पुट जितने भी पुट में अच्छे से भस्म बन जाती है, निर्जीव भस्म बन जाती है, पूरी पूरी तरीके से भस्म बन जाती है जितने भी पुट में, पुटितः क्रमेण। तो इसको निर्बीज नामा, इसको निर्बीज बोलते हैं। बीज तो डाला है हमने, सोना डाला है, 25% सोना सोना डाला है, फिर भी इसको निर्बीज बोलते हैं। 25% सोना डाला है, फिर भी इसको निर्बीज बोलते हैं। और क्या लिखते हैं, सकल आमय घ्नः, सकल आमय घ्नः, सभी तरह की, सकल यानी कि सभी तरह की, आमय बीमारियों को, घ्नः ठीक करता है, दूर करता है। तो हाँ ये तो बढ़िया है, सभी तरह की बीमारियों को दूर करता है। लेकिन आगे सबीज देखिए वो बहुत ही बढ़िया है। तो उसमें क्या लिखा है, यहाँ पे भी पिष्टी बनानी है। हमने जैसे यहाँ पे पिष्टी बनाई पारद को, अष्ट संस्कारित पारद को,
25% गोल्ड डाल के पिष्टी बना ली, मर्क्यूरी के साथ सल्फर मिला के पिष्टी बना ली। यहाँ पे भी पिष्टी बनानी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 25% गोल्ड डालना है, सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ पे पिष्टीकृते ही किसके साथ? अभ्रक सत्व, हेम, तार, अर्क, अर्क यानी कि ताम्र, उसका सिनोनिम है अर्क। और कांत, कांत यानी कि कांतलोह, ये एक तरह का आयरन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन माना जाता है ये। तो पिष्टीकृते ही, पारद की पिष्टी बनानी है, लेकिन सिर्फ गोल्ड डाल के नहीं। अभ्रक सत्व, हेम, हेम यानी कि गोल्ड, तार, तार यानी कि सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, हेम और तार यानी कि गोल्ड और सिल्वर, यही बीज है। फिर ताम्र और कांतलोह, कांतलोह यानी कि आयरन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वो आयरन होता है, आयरन का एक टाइप है। परिझारितो यह, परिझारितो यह यानी कि बाद में उसका अच्छी तरीके से धारण करना है, कंप्लीटली उसको धारण करना है। हतस्ततः, हतः ततः, हतस्ततः यानी कि हतः ततः, हत, हत यानी कि उसको हमें हनन करना है उसका, उसको मार देना है उसको, यानी कि उसकी भस्म बना देनी है। बाद में हतस्ततः, हतः ततः यानी कि उसका हनन करना है, उसको मार देना है, उसकी भस्म बना देनी है, लेकिन कैसे? षडगुण गंधके न, 6 गुना गंधक डाल के। अभी मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा तो आप समझ सकते हैं ना, 6x गंधक यानी कि 6 गुना गंधक, है ना? 6 गुना, अभी हम इस तरह से गुना के बारे में लिखते हैं ना कि इतना गुना मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6x गंधक, 6 गुने गंधक के साथ मिला के हमें उसकी भस्म बना देनी है। तो इसे क्या बोलते हैं? स बीजबद्धो, बीजबद्धो यानी कि इसको सबीज बोलते हैं, सबीज यानी कि सबीज बंध या बीज बंध, इसे बोलते हैं सही तरीके से बीज मिलाया। सिर्फ 25% गोल्ड डाल दिया तो बीज मिला दिया, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर अभ्रक सत्व, गोल्ड, सिल्वर, अर्क, अर्क यानी कि ताम्र, कॉपर, बाद में कांत, कांत यानी कि कांत लोह, एक अच्छी क्वालिटी का आयरन, इन सभी को मिला के अच्छे से, इन सभी इतना सारा बीज डाल के, बाद में 6 गुना गंधक डाल के जब उसको हत हत उसकी भस्म बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं सबीज बंध। और ये कैसी होती है? विपुल प्रभाव, विपुल प्रभाव यानी कि हाईली इफेक्टिव होती है ये। तो ये भी निर्बीज भी इफेक्टिव है, ये भी सभी बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन ये सबीज जो है, ये विपुल प्रभाव, हाईली इफेक्टिव है, ये बहुत ज्यादा अच्छे से बीमारियों को ठीक कर लेती है। तो यहाँ तक रखते हैं। आगे भी कुछ है, श्रृंखला बंध, द्रुति बंध, वो थोड़ा लंबा है, वो नहीं, वो वैसे तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आगे अभी समय खत्म हो गया है, तो हम बाद में सीखेंगे इसको। और फिर से आपको बोलता हूँ, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, ये लिखिए, 25 पारद के नाम लिखिए। और अभी तक जितने पारद समझे हैं हमने, ये 3 लाइन, पहली 3 लाइन हमने समझ ली है आज, है ना? कल का, कज्जली, सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीज, ये 6 बंद आज हमने समझ लिए हैं। तो यहाँ तक, और इससे पहले वाले सारे ही बंद फिर से एक बार पढ़ लीजिए। जो भी समझ में नहीं आता है वो पूछते रहिए, कि हाँ इसमें कुछ होगा ना कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो शायद समझ में ना भी आता हो, तो आप इसे पूछ लीजिए। और भी आगे काफी सारे बंद जो है हमें सीखने हैं, और अभी अटेंडेंस भी भेज दीजिए।